Hey everyone, welcome back to my channel. So this is the second part of chapter एग्रीकल्चर। शुरू करते हैं नॉन फूड क्रॉप से। फर्स्ट है उसमें रबर। रबर जो होती है वो कहाँ पे ग्रो होती है? मोस्टली वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होती है और इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है। उसकी मतलब रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, मतलब अच्छी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे इसको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में रबर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ये कौन से एरियाज़ में ग्रो होती है? वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। और इंडिया फोर्थ है अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर क्रॉप्स में आता है कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ये सारे हैं मेजर फाइबर क्रॉप्स, और भी होते हैं बट ये 4 ज़्यादा मेजर हैं। जो पहले 3 हैं वो तो हम सॉइल में ग्रो करके उनको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। सिल्क वॉर्म को हम मलबेरी रीफ पे फेड करते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सीरीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। अब हम इसमें मेनली कॉटन और जूट की बात करेंगे। कॉटन इंडिया ही, मतलब जहाँ पे ओरिजिनल कॉटन है, जहाँ पे कॉटन के प्लांट्स ओरिजिनली डिराइव हुए थे वो इंडिया ही है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी कॉटन एक बहुत ही रॉ मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल के एरिया, कॉटन सॉइल के एरिया में जो डेक्कन प्लेट्यू के आसपास होती है वहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इसके लिए रेनफॉल, लाइट और इरिगेशन से भी काम चल जाता है। और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायरमेंट है ये इसकी, और जब इसकी ग्रोथ हो रही हो तब हमें इसके लिए चाहिए ब्राइट सनशाइन। नेक्स्ट ये है खारीफ क्रॉप, और इस 6 to 8 मंथ्स लगते हैं इसको पूरे से मैच्योर होने में। और ये कहाँ पे ग्रो होती है? ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट की। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये मोस्टली ड्रेन्ड फर्टाइल जो एरियाज़ होते हैं, फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे नए एलुवियल सॉइल रेगुलर रेन्यूड होती हैं, तो वहाँ पे ग्रो होती हैं। इसके लिए चाहिए हमें हाई टेम्परेचर जब इसकी ग्रोथ हो रही हो। और ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जूट ग्रो होता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जूट्स की। जूट्स मेनली गनी बैग्स, मैट्स, रॉब्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हाई होती है क्योंकि ये एक हैंडमेड है, इसलिए जूट जैसे कि हम उसको ग्रो करते हैं तो उसकी कॉस्ट हाई होती है। तो इसलिए ये मार्केट में अभी इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे अलग सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये चीज़ें आ गई हैं, तो जूट की थोड़ी सी डिमांड कम हो चुकी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। 60% जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है, तो रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी थे। तो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही लाए गए थे। 1960 1970s के आसपास ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन ने काफ़ी मतलब हेल्प किया था। फिर 80s और 90s में क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रामीण बैंक्स और बैंक्स ने प्रोवाइड कर दिया था, लोन शुरू किया था उन्होंने लोन प्रोवाइड करना, और फार्मर्स को बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन्स प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो इंट्रोड्यूस की गई थी एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए, स्पेशली फार्मर्स को। नेक्स्ट, वाटर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स रेडियो और टेलीविज़न पे आते थे, जिनसे वो अच्छे तरह से उन्हें पता रहता था कि कैसा मौसम कब क्या होगा, और कुछ उन्हें मतलब और नॉलेज दी जाती थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये सब किए गई थी ये स्कीम चालू, ताकि फार्मर्स पर हम ये देख सके कि उनको कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, जैसे मिडलमैन वगैरह ये सब उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमने ये चीज़ें मतलब ट्राई की थी और यूज़ की थी। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। जब ग्लोबलाइजेशन हुई थी तब हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट रहा? ब्रिटिश के पीरियड में हमारे यहाँ जो कॉटन थी वो वहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए जाती थी ब्रिटेन में, ताकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में अच्छे से क्लोथ्स वगैरह बने, और यहाँ पे वो फिर उसको काफ़ी हाई रेट में सेल करते थे, और हमारी जो कॉटन थी वो बहुत ही लो रेट में लेके जाते थे। नेक्स्ट, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थे इंडिया के, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि अभी हम इतने डेवलप्ड नहीं हुए थे, फ़िलहाल अभी भी नहीं हुए, बट तब भी हम जो हमारे क्रॉप्स वगैरह थे वो उनके साथ कम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, ये चीज़ें अब शुरू हुई हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी हो रही है, जिसमें हम
पेस्टिसाइड्स का और इन सब चीज़ों का, फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते और इससे हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट, इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको एक चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और भी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। उनके अलावा सीरियल्स के अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स को वो ग्रो कर सकते हैं, जिनसे दो बेनिफिट होंगे। एक तो उनकी इनकम इंक्रीज़ होएगी और दूसरा वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को देखते हुए इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।